आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों पर अब कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम को लेकर जारी सस्पेंस खत्म हो गया है। दरअसल इन दोनों ही सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी की बजाय इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अमेठी से पार्टी ने किशोरीलाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि यह पहला मौका है जब राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वे 3 बार अमेठी से सांसद रह चुके हैं। हालांकि साल 2019 में उन्हें बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। गांधी परिवार का गढ़ रही अमेठी लोकसभा सीट पर 1999 के बाद यह पहला मौका है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद बृजभूषण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि बृजभूषण सिंह देश की महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के इस कदम पर पहलवान साक्षी मलिक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश की बेटियां हार गईं, बृजभूषण जीत गया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी तो दूर की बात है, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने आज उनके बेटे को टिकट देकर देश की करोड़ों बेटियों के हौसले को तोड़ दिया है। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि टिकट जाएगी तो एक ही परिवार में, क्या देश की सरकार एक आदमी के सामने इतनी कमजोर होती है। वहीं महिला पहलवान संगीता फोगाट ने भी भाजपा के इस फैसले पर अफसोस जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मौन हूं, बस इस खबर को देखे जा रही हूं। बृजभूषण सिंह के बेटे करण सिंह को टिकट दिए जाने को लेकर विपक्षी पार्टियों के नेता भी भाजपा के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। इसी कड़ी में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, तो अभिषेक बनर्जी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव सभी वंशवादी हैं, लेकिन करण भूषण सिंह नहीं हैं। महुआ ने आगे पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लिखा कि कृपया कोई ये चेक करेगा कि क्या नरेंद्र मोदी ने गलगोटिया से ग्रेजुएशन किया है। वहीं टीएमसी की एक अन्य नेता सागरिका घोष ने भी बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने बृजभूषण सिंह के बेटे करण सिंह को कैसरगंज से टिकट दिया है। यह शर्मनाक और अपमानजनक है। उनके बेटे को टिकट देना प्रॉक्सी राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। इससे पता चलता है कि बीजेपी बृजभूषण सिंह द्वारा किए गए यौन हमले की निंदा करने को तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि वो वंशवादी राजनीति के खिलाफ हैं, तो यह वंशवादी राजनीति नहीं तो और क्या है। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है। कल गुरुवार को उन्होंने कहा है कि चुनाव के अंतिम चरण से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के तहत पहली नागरिकता जारी की जाएगी। न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि आवेदन आने शुरू हो गए हैं, नियमों के मुताबिक जाँच हो रही है और मुझे लगता है कि चुनाव खत्म होने से पहले आखिरी चरण से पहले नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक महिला ने उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जानकारी तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले और सागरिका घोष ने दी। उन्होंने महिला के आरोपों का खुलासा करते हुए दावा किया कि एक महिला ने आरोप लगाया है कि जब वह राजभवन गई तो राज्यपाल ने उनके साथ छेड़छाड़ की, यौन उत्पीड़न किया और गलत व्यवहार किया। महिला पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है, जहां वह अपनी शिकायत दर्ज करा रही है। टीएमसी नेता ने कहा कि यह चौंकाने वाला और अपमानजनक है। इसके साथ ही सागरिका घोष ने एक्स पर लिखा कि बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप ने कोलकाता में राजभवन की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का आज कोलकाता पहुंचने और राजभवन में रात्रि विश्राम करने का कार्यक्रम है। क्या मोदी सीवी आनंद बोस से स्पष्टीकरण मांगेंगे? अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी प्रतिक्रिया दी है। राजभवन की ओर से राज्यपाल के नाम जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि एक खास राजनीतिक पार्टी के लिए काम करने वाली महिला ने बेबुनियादी आरोप लगाए हैं। राज्यपाल ने कहा कि सत्य की जीत होगी। मैं इंजीनियर नैरेटिव से डरने वाला नहीं हूँ। अगर कोई मुझे बदनाम करके कुछ चुनावी लाभ चाहता है तो भगवान उनका भला करे, लेकिन वे बंगाल में भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ मेरी लड़ाई को नहीं रोक सकते। लद्दाख की एकमात्र लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है।
पार्टी ने लद्दाख लोकसभा सीट से सेरिंग नामग्याल को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल का टिकट काटकर उनकी जगह नए चेहरे ताशी गयालसन को टिकट दिया है। बता दें कि भाजपा के मौजूदा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल का टिकट काटे जाने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे, और अगर वह निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय बन जाएगा। सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना फिलहाल जर्मनी में हैं और उनकी जर्मनी यात्रा को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने मामले पर सफाई दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यात्रा के लिए प्रज्वल रेवन्ना को किसी तरह के पॉलिटिकल क्लियरेंस यानी राजनीतिक मंजूरी की जरूरत नहीं थी और न ही ऐसे क्लियरेंस विदेश मंत्रालय से मांगी गई थी। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वाले लोगों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। विदेश मंत्रालय ने ये माना कि प्रज्वल रेवन्ना ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर यात्रा की थी। रणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि जहां तक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द करने की बात है, वो किसी भी मामले में पासपोर्ट एक्ट के तहत होता है और पासपोर्ट एक्ट के प्रावधानों के तहत इस सिलसिले में कोर्ट से निर्देश आना चाहिए। हमारे पास इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं आया है। आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश रच रहे हैं। ऐसा ही आरोप अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी लगा चुकी हैं। वहीं अब आम आदमी पार्टी के इन आरोपों का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, तो क्या खुद को मारने की साजिश वह स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेल सीधा दिल्ली सरकार को ही रिपोर्ट करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि हैदराबाद पर पिछले 40 सालों से रजाकारों का कब्जा है। अब उनकी इसी टिप्पणी पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। दरअसल आपको बता दें कि हैदराबाद लोकसभा सीट पिछले 40 सालों से ओवैसी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। अब ऐसे में अमित शाह की टिप्पणी का जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा कि क्या बोले अमित शाह, 40 साल से हैदराबाद में रजाकारों को कब्जा है। उन्होंने पूछा कि इतने 10 सालों से सरकार में होम मिनिस्टर होकर आप क्या कर रहे हैं जो रजाकारों का कब्जा हो गया हैदराबाद में। कभी रजाकारों का कब्जा तो कभी ISI का अड्डा, कभी रोहिंग्यों का अड्डा तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे हम। बीजेपी की उम्मीदवार कहती हैं कि मैं तीर चला दूंगी। क्यों इतनी परेशानी है आपको और आपकी पार्टी को मुसलमानों से। ओवैसी ने आगे कहा कि अमित शाह ये बात जान लो तुम, यहाँ कोई रजाकार नहीं है, इंसान है। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए और जो वफादार है वो यहाँ पर ठहर कर 40 सालों से RSS को हरा रहे हैं और अब की बार भी तुमको और मोदी को हराएंगे। रजाकार भाग गए और वफादार सीना तान कर खड़े हैं। गजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ऐसे में कई देश पहले ही इजराइल के हमलों का विरोध कर चुके हैं और अब तुर्की ने भी इजराइल का विरोध करते हुए उसके साथ सभी तरह के व्यापार किए जाने पर रोक लगा दी है। तुर्की ने गजा में बिगड़ते हुए मानवीय संकट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और इसी बात का हवाला देकर यह कदम उठाया है। तुर्की के व्यापार मंत्रालय का कहना है कि जब तक गजा में बिना किसी अवरोध के पर्याप्त मदद सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक यह फैसला लागू रहेगा। रूस और यूक्रेन में बीते लंबे समय से जारी युद्ध के बीच कल गुरुवार को अमेरिकी विदेश विभाग ने दावा किया था कि रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं अब रूस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग ने दावा किया था कि रूसी सैनिकों ने जंग के दौरान जलन पैदा करने वाला क्लोरोपिक्रिन नाम का केमिकल इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने कहा कि इस केमिकल का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। ये केमिकल फेफड़े, आंखों और त्वचा में जलन पैदा करता है। वहीं अब अमेरिका के इन आरोपों को खारिज करते हुए रूस ने इन्हें पूर्ण रूप से बेबुनियाद और निराधार बताया है। रूसी सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने संवाददाताओं को कहा कि रूस अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है और इन कानूनों के तहत हम ऐसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
आईपीएल 2024 का 50वां मैच कल गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच में हैदराबाद की टीम ने 1 रन से जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 201 रन बनाए और इस मैच में जीत हासिल की। स्टॉक मार्केट आज शुक्रवार 3 मई को पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी ने 22,787 के रिकॉर्ड हाई लेवल को छू लिया है, तो वहीं सेंसेक्स 400 अंकों की तेजी के साथ 75,000 पर खुला है। वहीं इससे पहले कल गुरुवार को सेंसेक्स 128 अंक चढ़कर 74,611 पर बंद हुआ था। अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 49,435 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।